हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नहीं, गुड नाइट नहीं बोलूंगा बेटा। गुड नाइट। हाँ नहीं। सब अभी देख रहे हैं। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। बोल लो यार, ठंड है मालूम है मुझे यार, बहुत अच्छी खासी ठंड है। दिन हो गया है लेकिन ठंड कम नहीं हो रही है, एक अच्छे से फॉग के माहौल में। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रुप 1, और एक अच्छा सा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। नाम सामने दिख रहा है, इंश्योरेंस क्लेम। ये टॉपिक बेसिकली अकाउंट्स का टॉपिक ही नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक में हम अकाउंटिंग की बात ही नहीं करेंगे। हम किसी भी तरह के अकाउंटिंग की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई जर्नल एंट्री नहीं, कोई लेजर अकाउंट नहीं, मतलब कोई अकाउंटिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस टर्म से सब वाकिफ हैं? कितने तरह के इंश्योरेंस के बारे में जानकारी है? गुड मॉर्निंग अर्पित, गुड मॉर्निंग शुभी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इंश्योरेंस, व्हाट इंश्योरेंस? इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस को यदि सीधी सी लाइन में बोलते हैं ना, तो अपनी किस्मत, अपना बर्डन, अपनी रिस्क किसी और के सर पे डाल दो। मतलब थोड़ा सा पेमेंट करो प्रीमियम का और अपनी सारी रिस्क किसी और के तरफ ट्रांसफर कर दो। मतलब फिर एंजॉय मस्त, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी हो, चाहे अपनी हेल्थ हो, चाहे अपना रिस्क किसी और के सर पे, और वो रिस्क ट्रांसफर करने के लिए हमें पे करना पड़ता है प्रीमियम। तो देखा जाए तो इंश्योरेंस में दो मेन पार्टी हो गई, वन इज इंश्योरर एंड अदर इज इंश्योर्ड। इंश्योर्ड, इंश्योरर जो हमारी रिस्क को मैनेज करता है, और इंश्योर्ड जिसकी रिस्क मैनेज की जाती है। तो सर हम अकाउंट्स में इस चैप्टर में क्या करने आ रहे हैं? अकाउंट्स में हम इस चैप्टर में क्या करने आ रहे हैं वो इस चीज से समझ में कि जब इंश्योरेंस का बेसिक चीज पता है कि हम अपनी रिस्क प्रीमियम पे करने के अगेंस्ट में किसी और को ट्रांसफर करते हैं, और जब हम उस तरह की रिस्क को बेयर करते हैं, या हमें कोई डैमेज होता है, हमें कोई लॉस होता है, इधर हेल्थ रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, एसेट रिलेटेड या लाइफ रिलेटेड, तो इंश्योरर हमें उसका क्या पे करता है? क्लेम, कॉम्पनसेशन क्लेम पे करता है। तो यहां हम बेसिकली ये कैलकुलेट करने आए हैं कि आप मांगते हो ज्यादा और इंश्योरर देता है कम, तो किस बेसिस पे हम अमाउंट क्लेम करेंगे कि हमारा कितना लॉस हुआ, और किस बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम पे करेगी। वो द अमाउंट ऑफ क्लेम कितना होना चाहिए, वो अमाउंट ऑफ क्लेम हम यहां कैलकुलेट करेंगे। तो दिस चैप्टर इज बेसिकली the calculation of the claim amount in case of any loss under any insurance policy। किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना क्लेम बनता है लॉस के केस में, वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हमारा काम इस चैप्टर में उस कैलकुलेशन का है। पहले तो कुछ इंश्योरेंस का बैकग्राउंड देख लें। कितने तरह के इंश्योरेंस हमारे पास होते हैं? फायर, लाइफ, हेल्थ, मेराइन, एक्सीडेंट, एक्सेट्रा। ये मेन कैटेगरी, बहुत तरह के इंश्योरेंस है, लेकिन मेन कैटेगरी यदि इंश्योरेंस की हम डिवाइड करते हैं तो देयर आर 3 टाइप ऑफ मेन इंश्योरेंस कैटेगरी। वन इज जनरल इंश्योरेंस, अदर इज लाइफ इंश्योरेंस, एंड द थर्ड वन इज हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो इंश्योरर की इंश्योर्ड की लाइफ को सिक्योर करता है, डेथ के बाद पेमेंट मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस जब हम कोई मेडिकल इमरजेंसी में आते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, तो उन मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर किया जाता है। और थर्ड जनरल इंश्योरेंस, जहां हमें एक्सीडेंट, फायर, इनकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी को कोई लॉस होता है तो उसका पेमेंट किया जाता है। जिसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस नॉर्मली सभी को पता है, गाड़ी का इंश्योरेंस हम करके चलते हैं।
और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, कोई भी डैमेज होता है, हम ले जाके खड़ी कर देते हैं कि भैया रिपेयर करके दे, हमने पेमेंट किया हुआ है, हमें इंश्योरेंस मिलना चाहिए। तो हम चलाते भी बिंदास है कि यार लग गई तो लग गई, क्या फर्क पड़ता है, इंश्योरेंस किया हुआ है ना, पेमेंट मिल जाएगा। हम इस चैप्टर में लाइफ, हेल्थ, मराइन एक्सीडेंट, इन किसी भी इंश्योरेंस की बात नहीं करेंगे। हमारा ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है फायर इंश्योरेंस को, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात की जाए तो बिजनेस में हमारी फायर ही सबसे बड़ी रिस्क होती है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े अमाउंट में स्टॉक होता है। और यदि गोडाउन में फायर इंश्योरेंस या इंश्योरेंस के बारे में हम बहुत बार अलग अलग तरीके से पढ़ के आए हैं। हमने कंसाइनमेंट पढ़ा कभी, तो कंसाइनमेंट में हमने इंश्योरेंस चार्जेस की बात की, हमने अलग अलग चैप्टर में इंश्योरेंस की बात की, लेकिन वहां सब जगह हमने एक ही बात की, दिस मच स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड दिस मच क्लेम। लेकिन अब वो हमें ये नहीं पता चला कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एक्सेप्ट किया वो किस ग्राउंड पे एक्सेप्ट किया, कितना क्लेम हमें करना चाहिए और कितना क्लेम हमें मिलने वाला है और कितना क्लेम एक्सेप्ट होने वाला है। तो यहां हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में अबाउट फायर इंश्योरेंस। तो पहली चीज क्लियर कि इंश्योरेंस बहुत तरह का है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कौन सा कवर कर रहा है, फायर इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस की बात करें तो फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, हमने अपनी असेट्स का, स्टॉक का, फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस लिया है, और यदि ड्यू टू फायर कोई डैमेज हो जाता है तो उस डैमेज का, उस लॉस का हमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करती है। फायर इंश्योरेंस, ये मेरा गोडाउन है और इस गोडाउन में मैंने यहां स्टॉक रखा हुआ है। आग लगी और आग लगा देते हैं इसको, और आग से मेरा सारा का सारा स्टॉक जल गया। मतलब इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्यों है वही तो पता चले, या दिक्कत क्या है। आपने इंश्योरेंस किस चीज का किया है, आपने इंश्योरेंस किया है स्टॉक का, आपने इंश्योरेंस किया है अपने फर्नीचर का, आपने इंश्योरेंस किया अपनी बिल्डिंग का, और आग लगने से यदि वो जल गए तो उसका क्लेम हमें मिलेगा। इसमें इतना सोचने का क्या बात है, आप ये चेक कर लो ना आपके पास गोडाउन में स्टॉक कितना था, आप अपना बुक्स निकालो, स्टॉक निकालो, स्टॉक देखो, स्टॉक देखो और स्टॉक के अकॉर्डिंगली क्लेम कर दो कि सर 10 लाख का स्टॉक पड़ा था, राख हो गया है, क्लेम दे दो। प्रॉब्लम क्या है, फिर इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट कहां है। इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट इस वजह से कि हमारे गोडाउन में सपोज आग लगी, आग लगी तो आग लगने से मेरा स्टॉक जल गया, और वहीं यहां मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट जहां मेरे स्टॉक रजिस्टर रखे हुए थे, अब आग देख के आती है ना, कि स्टॉक को तो जलाऊंगी, ये रजिस्टर नहीं जलना चाहिए वरना क्लेम कैसे मिलेगा इस आदमी को। तो ऑब्वियसली आग लगेगी तो स्टॉक भी जलेगा और हमारा स्टॉक रजिस्टर भी जलेगा, हमारे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी जल जाएंगे। अब बुक्स ऑफ अकाउंट भी जल गए, स्टॉक भी जल गया, अब मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूं, सर मुझे क्लेम चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी कहती है बिल्कुल मिलेगा सर, इंश्योरेंस लिया हुआ है, बताओ स्टॉक, बोले सर ये रही राख 10 लाख के स्टॉक की। इंश्योरेंस कंपनी कहती है 2 लाख का है, कैसे प्रूव करोगे कि वो 10 लाख का है। स्टॉक का रिकॉर्ड तो मेरे पास कुछ भी है ही नहीं, स्टॉक का रिकॉर्ड तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड ही जल गया, और यदि रिकॉर्ड नहीं जलता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली थी ना, सारा रिकॉर्ड सामने रख देंगे सर ये रहा स्टॉक। अब रिकॉर्ड भी जल गया, स्टॉक भी जल गया, तो मुझे मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो आग लगने से स्टॉक जला, ये स्टॉक उस दिन जब ये आग लगी तो ये गोडाउन में स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, मुझे ये मालूम करना है कि उस दिन मेरे गोडाउन में, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे गोडाउन में कितने का स्टॉक रखा हुआ था। पहला पॉइंट, स्टॉक की वैल्यू ही मालूम नहीं है, और स्टॉक की वैल्यू मालूम करने के बाद ही तो अल्टीमेटली हम क्लेम प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहां डिस्कस करने का रहेगा वो ये कि स्टॉक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, और यही मेन टॉपिक यहां पे फोकस कर रहा है। पहला पॉइंट क्या कैलकुलेट करना है, लॉस ऑफ स्टॉक। स्टॉक का लॉस कितना हुआ, I have to find out the loss of stock, the value of stock that was there in my godown at the time when fire was occurred, और उसमें कितना मुझे लॉस हुआ। अब ये स्टॉक का लॉस के साथ साथ एक और इशू साथ में आता है। इंश्योरेंस पॉलिसी लॉ आपको स्टॉक के लिए तो मिल ही गई है, लेकिन थोड़ा सा यूं इमेजिन करें
कि आपकी फैक्ट्री में या आपके गोडाउन में आग लग गया, माल जल गया, क्या आप उसको रिपेयर करने के बजाय अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर लेंगे? क्या बिजनेस उसी स्पीड से मैनेज होगा? अभी सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का एग्जांपल ले रहा हूं, जल्दी समझ में आएगी बात। मैंने मेरा हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ एक चीज के लिए फ्री हूं कि यार हेल्थ इंश्योरेंस है, हॉस्पिटल में जमा होंगे, तो हॉस्पिटल में जमा होने पे जितना भी मेरे पे बिजली का नहीं, दवाइयों का बिल आएगा, डॉक्टर का बिल आएगा, वो फाड़ेगा बद तरीके से, लेकिन जितना भी आएगा इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। फाइन, हॉस्पिटल में पहुंचे, माँ हो गए, हॉस्पिटल से निकले, 8 लाख का खर्चा हुआ, 8 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं वहां 1 महीने तक जमा था अंदर। अब वो 1 महीने तक मेरा जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस हुआ वो तो मैंने इंश्योर किया हुआ था और उसका पेमेंट तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। लेकिन उस 1 महीने मैं अपनी जॉब पे नहीं जा पाया, और जॉब पे नहीं जाने की वजह से जो मेरा सैलरी का लॉस हुआ, जो मेरी इनकम का लॉस हुआ, उसका क्या? तो यहां पे हम जो सेकंड चीज कवर करने वाले हैं, पहली चीज, फायर से जो स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है उसका लॉस तो हमें इंश्योर होगा ही होगा, लेकिन साथ में एक और पॉलिसी भी मिलती है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड, जो आग लगने की वजह से जितने पीरियड तक आप नॉर्मली अपने बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाए, उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाए और वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाए, तो जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, अब ये हाइपोथेटिकल टर्म हो गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट, कितना कमाता, इतना कमा सकता था, इतना ही कमा पाया क्योंकि आग लग गई थी, और आग लग गई तो मेरा बिजनेस प्लेस डिस्टर्ब हो गया था। उस इंटरप्टेड पीरियड में यदि मुझे प्रॉफिट का लॉस हुआ है तो उस प्रॉफिट लॉस के लिए भी हमें इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है। हम एक और इंश्योरेंस पॉलिसी साथ में कवर कर रहे हैं, अटैच किससे है? लॉस किससे अटैच है? लॉस ऑफ प्रॉफिट भी किससे अटैच है? फायर से। फायर से, ड्यू टू फायर स्टॉक जला, इंश्योरेंस मिलेगा। ड्यू टू फायर बिजनेस इंटरप्ट हुआ, डिस्टर्ब हुआ, तो उस इंटरप्शन पीरियड में जितना मेरा प्रॉफिट का लॉस हुआ, वो प्रॉफिट लॉस भी इंश्योरेंस कंपनी मुझे कवर करके देगी। तो सेकंड यहां पे आ गया लॉस ऑफ प्रॉफिट। So in this chapter, we are going to cover two aspects. The first one, insurance claim calculation due to fire, and fire में भी कौन सा, फायर की वजह से जितना स्टॉक का लॉस हुआ वो भी हम कवर कर रहे हैं, और फायर की वजह से यदि हमारा प्रॉफिट का लॉस हुआ तो उस प्रॉफिट लॉस के लिए भी हमें इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है। तो हम यहां दो इंश्योरेंस पॉलिसीज और दो तरह के इंश्योरेंस क्लेम की कैलकुलेशन को कवर करने वाले हैं, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये तो हुआ एक ओवरव्यू, यानी हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। सिंपली पहली चीज, इंश्योरेंस क्लेम पढ़ना है, अकाउंट्स नहीं करना है। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम अमाउंट निकालना है, व्हाट अमाउंट वी विल रिसीव आफ्टर दैट। क्लेम अमाउंट किस चीज का मिलेगा? क्लेम अमाउंट मिलेगा लॉस ऑफ स्टॉक का, और क्लेम अमाउंट मिलेगा लॉस ऑफ प्रॉफिट का। और साथ में थर्ड चीज, कि जो लॉस हुआ है दैट मस्ट बी बिकॉज ऑफ फायर ओनली, वो सिर्फ आग लगने की वजह से होना चाहिए। आग लगने की वजह से यदि स्टॉक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है तो क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब इंश्योरेंस पॉलिसीज के, जब भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ना, यदि आपने पेरेंट्स ने कहीं ली है तो वहां पे एक पूरी की पूरी बुकलेट आती है टर्म्स एंड कंडीशंस में, जिसको कोई नहीं पढ़ता, जिसको कोई नहीं पढ़ता, और उसको ना पढ़ने की वजह से हम इतने सिक्योर फील करते हैं कि यार कुछ भी हो जाए हमारा इंश्योरेंस है। लेकिन उसके जो क्लॉजेज हैं वो क्लॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने जिस पर्टिकुलर पर्पस की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है ना, यदि आपका लॉस उसके अलावा किसी भी पर्पस से हुआ है, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक शिप है, उस शिप का हमने फायर इंश्योरेंस करवा लिया। ऐसा हुआ है प्रैक्टिकली। मैंने मेरी कार का, सपोज मैंने मेरी कार का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है।
अब मेरी कार का एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, कार का एक्सीडेंट होगा तो जो भी डैमेज होगा क्लेम मिलेगा। आई वॉज ड्राइविंग माई कार ऑन हाईवे, ड्यू टू वायर शॉर्टेज और इलेक्ट्रिक शॉर्टेज कार में आगे से धुआं निकलने लगा। मैंने कार को रास्ते में रोका और देखा कि अंदर के वायर जलने लगे, और वायर जलने की वजह से उसमें थोड़ी थोड़ी आग आने लगी। मैंने पूरी फैमिली को बाहर निकाला, वेट कर रहा हूं दूर खड़ा होकर कि कब इसमें आग लगे। उतनी देर में पीछे से एक ट्रक आया और उस ट्रक ने कार को उड़ा दिया। मैं गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, सर एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले रखा है मैंने, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, क्लेम मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस के एजेंट्स ने आके, इंश्योरेंस के सर्वेयर ने आके सर्वे किया, पता चला उसके अंदर का फैक्ट कि भाई कार का डैमेज एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ है, कार का डैमेज आग लगने की वजह से हुआ है, एक्सीडेंट तो बाद में हुआ है। तो इनिशियल डैमेज एक्सीडेंट की वजह से नहीं, फायर की वजह से हुआ है, क्लेम नहीं मिलेगा सर, क्लेम नहीं मिलेगा। गोडाउन में माल रखा हुआ है और चूहे खा गए, उसने पूरे माल को डैमेज कर दिया। 10 लाख का माल था, चूहों ने डैमेज कर दिया, माल की वैल्यू मार्केट में 2 लाख रुपए रह गई। आग लगा दी हमने गोडाउन में। सर फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है, माल जल गया, इंश्योरेंस क्लेम मिलना चाहिए। भैया वो बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, उन्होंने आके चेक किया, बेटा माल 10 लाख का नहीं था, चूहों के खाने की वजह से इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए रह गई थी। अब कहीं ना वो सब निकाल लेंगे, वो सब निकाल लेते हैं। तो जब इंश्योरेंस क्लेम की बात आती है तो यहां चीज बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। आपको मिलेगा लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, आग लगने की वजह से जो भी डैमेज हुआ है वो। अब आग लगने की वजह से यदि डैमेज हुआ है तो हमें क्लेम मिलेगा। अब हम आ जाते हैं इस क्लेम के कैलकुलेशन के लिए, स्टेप चलेंगे और चीज समझेंगे कि कैसे हम उस दिन के स्टॉक की वैल्यू करेंगे जिस दिन हमारे गोडाउन में आग लगी। एक बहुत आसान सा तरीका आता है। स्टॉक कहां मिलता है हमें? हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट को याद है, बचपन से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए आ रहे हो, तो इस ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले यहां पे आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, रिटर्न एंड ऑल वो भी है, एंड क्लोजिंग स्टॉक और जीपी। सर ओपनिंग स्टॉक पता चल जाएगा आपको, लास्ट ईयर का रिटर्न तो भरा होगा, उस रिटर्न से वहां पे आपने स्टॉक की डिटेल दी होगी। तो ये ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन मैं प्रीवियस ईयर के रिटर्न और डॉक्यूमेंट जो भी मैंने फाइल किए वहां से निकाल के ले आऊंगा। परचेजेस मुझे पता चल जाएगी, क्योंकि नॉर्मली हम जब परचेजेस करते हैं तो हमारे सप्लायर फिक्स होते हैं। तो मैं उन सप्लायर के पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा सर मैंने इस साल आपसे कितना कितना कब कब कैसे परचेज किया, उसकी डिटेल दे दो। तो मैं सप्लायर से अपना स्टेटमेंट ले आऊंगा, मुझे परचेजेस पता चल जाएगी। एक्सपेंसेस तो स्पेसिफाइड होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक मालूम नहीं है। सेल्स मुझे पता चल जाएगी, कैसे? जीएसटी, जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कुछ कस्टमर की डिटेल है। जैसे मुझे ये मालूम करना है कि मैंने फीस कितनी कलेक्ट की, तो मुझे याद ही नहीं है कितने स्टूडेंट थे, कब आए थे, लेकिन मैं जो भी फीस कलेक्ट करता हूं मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता हूं, तो मैं बैंक के स्टेटमेंट से निकाल लूंगा कितना कैश जमा करवाया, वो मेरी सेल होगी, सेल पता चल जाएगी। और सेल पे कितना जीपी है ये यदि आपको मालूम चल जाए तो बैलेंसिंग फिगर से आपका अप्रोक्सीमेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मालूम चल जाएगा। यानी यदि मुझे डेट ऑफ फायर का स्टॉक कैलकुलेट करना है तो आउट ऑफ 5 मेन इंफॉर्मेशन 3 is available directly, 1 can be calculate, that is GP, and balancing figure will be your closing stock. ये अप्रोक्सीमेट होगा, बिल्कुल ये कॉस्ट पे आएगा बेटा, ट्रेडिंग में कॉस्ट भी आएगा और आपको इंश्योरेंस कंपनी कॉस्ट का ही पेमेंट करेगी। बिल्कुल आप बोलते हो कि ये मेरा माल है 2 लाख का है, मार्केट में 10 लाख में बिकने वाला था, मुझे 10 लाख का इंश्योरेंस चाहिए। नहीं भाई, जितना आपकी जेब से गया है आपको उतना ही क्लेम मिलेगा। आपकी जेब से गया है, आपने जितना उस स्टॉक को खरीदने के लिए खर्च किया है उतना ही क्लेम मिलेगा। उल्टा भी तो हो सकता है, मेरा स्टॉक 5 लाख रुपए का है,
ठीक है, और मैंने इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए दिखा रखी थी। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी 3 लाख का ही आ रहा है। बोले सर मैंने तो कम करके दिखाया था, खरीदा 5 लाख में था, तो क्लेम 5 लाख का मिलेगा। जितना आपकी पॉकेट से गया है या जितना उसका करंट वैल्यूएशन बनता है उतना क्लेम मिलेगा, नॉट मार्केट वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू। तो अल्टीमेटली एक चीज पे आ गए हम कि क्या हमारा जीपी है वो हम मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं कि सर कितना जीपी होगा हमारा? ट्रेंड, पिछले साल 20% जीपी आया था, उससे पहले 20% आया था, उससे पहले 22% आया था। तो ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर, सिर्फ लास्ट ईयर के जीपी के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि इस साल भी उतना ही जीपी हुआ होगा। जीपी की कैलकुलेशन क्या होती है? इमेजिनरी फिगर्स लेते हैं। सपोज टू ओपनिंग स्टॉक 50,000, ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेज किया 3,50,000, बाय सेल्स 4 लाख और बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000, माय जीपी कम्स एट 40,000। और ये जीपी की रेट किस पे कैलकुलेट होती है? सेल्स पे। तो सेल्स पे कितना परसेंट जीपी आ रहा है? 10% जीपी आ रहा है। मैंने लास्ट ईयर का अपना ट्रेडिंग अकाउंट देखा, वहां से मुझे पता चला मेरा जो जीपी रेट है वो सेल्स पे 10% है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि सर जो इस साल जब तक मैंने बिजनेस किया आग लगने से पहले, उसमें जितना भी मेरा सेल हुआ है उस पे भी मुझे 10% का जीपी मिलना चाहिए। तो मैं उस अकॉर्डिंगली वट एवर सेल्स इज हियर, जहां पे ये सेल्स जितनी भी कैलकुलेट होके आई, उस सेल्स पे 10% मैं यहाँ जीपी डाल दूंगा। तो बैलेंसिंग फिगर से मुझे मेरा क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा और मेरा काम खत्म हो गया। यहाँ पे मेरा पर्पस यहाँ पे सॉल्व हो गया, मिल गया मुझे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। लेकिन ये जितनी भी मिसिंग इंफॉर्मेशन हैं ये कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, जीपी रेट निकालना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर प्रीवियस ईयर का जीपी आपका 10% था, लेकिन हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आपको क्लेम, सर और उससे पहले के 2-3 साल का जीपी दिखाओ ना कैलकुलेट करके कितना था। लेके आओ अपना ट्रेडिंग अकाउंट, लेके आते हैं हम। 25, 20, 15, 10, मतलब सिंपली ये हो गया कि लास्ट 4 साल से देख रहा हूं हर साल जीपी रेट कम होती हुई आ रही है। और आप इस साल कह रहे हो कि इस साल तो मेरा जीपी 15% आएगा। मजाक है क्या? जस्ट लाइक योर मार्कशीट, जस्ट लाइक दैट कि पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देख के आ रहा है। अभी इस बार हुआ ना लॉकडाउन के चक्कर में, बहुत हुआ। 10th में मार्क्स मिल गया कैसे, 12th में मार्क्स मिल गया कैसे, पिछले साल के बेसिस पे एवरेज निकाला ना। तो सिमिलरली एक स्टूडेंट मेरे पास आता है कि सर मैंने तो मैथ्स लिया है, सीए करना है या सीए करना है। ठीक है, मैथ्स लिया है, क्या सोच के लिया है? सर 80% आया है। 80% तुम्हारा हो सकता है, मैंने दिखाना उसका। मैं 8th क्लास का मार्कशीट देखा 50%, 9th क्लास का मार्कशीट देखा 15%, 10th क्लास का मार्कशीट देखा 80%। ये कैसे हो गया? क्या मतलब डाइजेस्टेबल है ये चीज? नहीं कर सकते ना डाइजेस्ट हम। एक्चुअली व्हाट परफॉर्मिंग राइट नाउ, व्हाट वी विल परफॉर्म इन नेक्स्ट पीरियड डेफिनेटली डिपेंड ऑन आवर पास्ट परफॉर्मेंस। हम यहाँ पे स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि आपको सीए करना चाहिए, सीएमए करना चाहिए, सीएस करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, ग्रेजुएशन करना चाहिए। किस बेसिस पे? पास्ट ईयर परफॉर्मेंस, सिर्फ पास्ट ईयर या उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के? ट्रैक रिकॉर्ड देख के कि 3-4 साल के अंदर उसकी परफॉर्मेंस ग्रो कर रही है या डिक्लाइन कर रही है या स्टेबल है, देन वी प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है। तो सिमिलरली यदि आपने ये जीपी रेट निकाला है और वो जीपी रेट सिर्फ 1 साल का निकाला है, तो उससे शायद हम इतना एक्यूरेट असेसमेंट नहीं कर सकते फ्यूचर का। तो हम क्या करेंगे, पिछले 3-4 साल का जीपी निकाल के लाएंगे एंड वी विल ऑब्जर्व द ट्रेंड, इफ इट इज डिक्लाइन और इंक्रीजिंग और स्टेबल, क्या ट्रेंड रहा, उस ट्रेंड के बेसिस पे हम फाइनली जीपी रेट लेकर आएंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे, क्योंकि हर जगह सिचुएशंस अलग अलग हो सकती है। तो वो जीपी रेट का ट्रेंड समझेंगे और ट्रेंड के बेसिस पे वी विल फाइंड कि व्हाट अमाउंट ऑफ जीपी आपने इस साल
अर्न किया होगा, क्योंकि एक्चुअल तो है ही नहीं, और एक्चुअल तो निकाल भी नहीं सकते क्योंकि एक्चुअल तो डेटा भी नहीं। सर जीपी रेट आपने ट्रेंड से निकाल लिया, जीपी रेट यहां रख दिया और क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया। अब हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, बोलते हैं सर इतने का माल था मेरा, ये रहा मेरा कैलकुलेशन, वेरीफाई हो गया। नाउ इंश्योरेंस कंपनी नेक्स्ट स्टेप पे जाके चेक करती है, सर सारा जल गया या कुछ बचा भी है? सब बचा है, थोड़ा बहुत बचा है, जो बचा है वो भी डैमेज कंडीशन में है, तो उसका वैल्यूएशन निकाला जाएगा। स्टॉक दैट वाज इन गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर एंड व्हाट अमाउंट ऑफ स्टॉक रिमेन आफ्टर द फायर नोन एज सॉल्वेज, वो सॉल्वेज माइनस कर देंगे, बचा हुआ स्टॉक माना जाएगा कि ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, एंड देन दे विल गिव यू द क्लेम। अगेन द थर्ड फैक्टर, पहला फैक्टर क्लेम कितना मिलेगा डिपेंड करता है माल कितना था, दूसरा फैक्टर क्लेम कितना मिलेगा डिपेंड करता है बच कितना गया, और तीसरा फैक्टर क्लेम डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितने अमाउंट की ली हुई थी। ये भी तो है। कैसे? हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं लाइफ का, हमें तो चाहिए 5 करोड़ का, मिलेगा? हाँ प्रीमियम दो ना, ज्यादा प्रीमियम, जितनी ज्यादा वैल्यू का इंश्योरेंस करोगे उतना उतना प्रीमियम लगेगा, मिलेगा। लेकिन भैया 5 करोड़ का इंश्योरेंस लेना, तेरी औकात 5 करोड़ की है भी या नहीं? सर आप मेरी वैल्यू कैसे लगा सकते हो? नहीं, आपकी वैल्यू नहीं लगा रहे हैं, इंसान की वैल्यू नहीं लगा रहे हैं, इंसान के लाइफ की वैल्यू लगा रहे हैं। सर इंसान के लाइफ की वैल्यू कैसे लगा सकते हो? इंसान के लाइफ की वैल्यू नहीं है, इंसान के उस लाइफ में वो जितना कमा सकता है उसकी वैल्यू है। तो आपकी आज 50,000 रुपए इनकम है मंथली, साल का 6 लाख रुपए कमाते हो, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को स्टेबल होने में 10 साल लगेंगे, हम ये मान लेते हैं, तो 10 साल में आप 60 लाख रुपीस कमा सकते हो, इतना ही मिलेगा। ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो कोई एस्टिमेशन होना चाहिए। तो आपको मेरा सर मैं 20 लाख साल का, मैं 20 लाख साल का कमाता हूं, 2 करोड़ का दे दो, हाँ मिलेगा। फिर बोलते हैं यार प्रीमियम, बोले प्रीमियम 2 करोड़ का इंश्योरेंस लोगे 60,000, अरे यार बहुत ज्यादा है, एक काम करो 1 करोड़ का ही दे दो। तो हम प्रीमियम देख के इंश्योरेंस की अमाउंट डिसाइड करते हैं। ऐसे ही मेरे गोडाउन में जब स्टॉक था और मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेने गया, मेरे गोडाउन में स्टॉक रखा हुआ था 5 लाख रुपए का। मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके बोलता हूँ कि सर मुझे माल का, स्टॉक का, गुड्स का फायर इंश्योरेंस करवाना है। सर कितना वैल्यूएशन आ रहा है? तो 5 लाख, 5 लाख का इंश्योरेंस करवाओगे तो प्रीमियम आपका से 20,000 रुपीज आएगा। सर ज्यादा है, एक काम करो 3 लाख का इंश्योरेंस कर दो। यार माल रखा है 5 लाख का, इंश्योरेंस आप 3 लाख का ले रहे हो, क्यों? बोले सर इतना ही लॉस होगा, और कितना लॉस होगा, बाकी तो मैं बचा लूंगा, आग लगने ही नहीं दूंगा, लग गई तो मैं कूद जाऊंगा और कैसे कैसे 2 लाख का माल तो बचा लूंगा। एक्चुअली फायर हुआ, इंश्योरेंस कितने का लिया उसने? 3 लाख का, आग लगी और उसका 3 लाख का स्टॉक जल गया, 2 लाख का बचा लिया उसने, क्लेम कितना मिलेगा? 3 लाख? नहीं नहीं, 5 लाख के स्टॉक का वैल्यूएशन करके आपने 3 लाख का पॉलिसी लिया। आप होशियार बन रहे थे प्रीमियम बचाने के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी भी होशियार बच रही है प्रीमियम बचाने के लिए। क्या? कि प्रोपोर्शनेट इंश्योरेंस लिया है, तो पूरे 5 लाख के माल का इंश्योरेंस था 3 लाख रुपीस का, आपने 3 लाख के माल का इंश्योरेंस नहीं करवाया था, आपने पूरे स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया था। 5 लाख के स्टॉक का इंश्योरेंस 3 लाख रुपए करवाया था, उसमें से 3 लाख का स्टॉक जल गया है। कौन सा वाला? जिसका इंश्योरेंस था वो वाला, या जिसका इंश्योरेंस नहीं था वो वाला? ये कैसे पता चलेगा? तो क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा, ये कहलाता है एवरेज क्लॉज। यदि आपने अपने स्टॉक की वैल्यू से कम अमाउंट का इंश्योरेंस ले रखा है तो आप पे एवरेज क्लॉज लग जाएगा और आपको एवरेज क्लेम मिलेगी। तभी हम जब गाड़ी का इंश्योरेंस करने जाते हैं तो हम पहले ये बोलते हैं कि इसकी वैल्यूएशन कितनी आ रही है। वैल्यूएशन के बेसिस पे यदि आपने इंश्योरेंस नहीं लिया और वैल्यूएशन से कम इंश्योरेंस लिया है तो आपको क्लेम भी प्रोपोर्शनेट मिलती है। हाँ, वैल्यूएशन से ज्यादा इंश्योरेंस लिया तो आपको 100% क्लेम मिलता है। मान लो इस गुड्स का इंश्योरेंस हमने करवा दिया 6 लाख का और स्टॉक पूरा का पूरा जल गया, कितना क्लेम मिलेगा? 5 लाख का ही मिलेगा। अब प्रोपोर्शनेट नहीं होगा कि ज्यादा मिल जाए, ठीक है? बिल्कुल। तो कितने पॉइंट हमें चेक करने हैं?
First of all, we are in need of the data of trading account. Second, we are in need of GP rate of previous year. On the basis of that, we will calculate GP for the next period. Third, the amount of closing stock on the date of fire. Fourth, what is the salvage value. And fifth, average clause. लगेगा या नहीं, ये है पूरा का पूरा पैटर्न दैट वी हैव टू फॉलो. चलें तो लिखना शुरू करते हैं. स्टेप और स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट जीपी रेट. कैलकुलेट जीपी रेट. अब जीपी रेट कैलकुलेट करने का पहला स्टेप है, फर्स्ट ईदर यू विल प्रोवाइडेड विद द जीपी रेट ऑफ योर कंपनी, या तो आपको जीपी रेट दे दिया जाएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी रेट कैलकुलेट करेंगे. यूजिंग ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ previous years. If you have data or information of just one previous year, then that GP rate will be applicable. If you have data of more than one previous year, then the average of trend. In case GP rate of more than 1 year is available, we will use average GP rate. We will use average GP rate. Step number 2, calculate closing stock on the date of fire. Using memorandum trading account. सर ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो गया? अभी मैंने बोला था ना कि हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम कोई एक्चुअल बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसलिए उसको नाम दे दिया हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का फॉर्मेट देखते हैं, और यहीं से एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने निकल के आएगा. हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा 3 कॉलम्स में. नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल. नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल. हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे 3 कॉलम, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल कहां से आ गया? अब इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल कहां से आ गया? ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल एबनॉर्मल, क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल एबनॉर्मल. अब इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन जहां कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है. ऐसा तो अभी सुन के अभी तक के डिस्कशन में लग रहा था बहुत आसान सा काम है यार, लेकिन अब यहां जाके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करते हैं. नॉर्मल एबनॉर्मल इन केस ऑफ स्टॉक क्या होता है? स्टॉक की बात हो रही है. व्हाट अबाउट नॉर्मल एंड एबनॉर्मल? तो कॉस्टिंग वाला मत दो यार, कॉस्टिंग वाला नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं है ये. हाँ, कॉस्टिंग वाला नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं है, यहां हमारा नॉर्मल एबनॉर्मल अकाउंट्स वाला है. अकाउंट्स वाला नॉर्मल एबनॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एबनॉर्मल समझने के लिए एक और स्टोरी पे चलते हैं पहले, फिर नॉर्मल एबनॉर्मल समझेंगे.
हमने बोला हमारा जीपी रेट कितना है, से 30%। मैं 100 रुपए की कॉस्ट गुड्स की आती है, उसमें 30 रुपीज मेरा जीपी या 20 रुपीज में अपना जीपी ऐड करता हूँ और 120 में सेल करता हूँ। और यहां से थोड़ा और बढ़ा दो, प्रॉफिट घर का ही है जी, 50 रुपीज जीपी ऐड करता हूँ और 150 में सेल करता हूँ। ठीक है, कितना प्रॉफिट है? नहीं जी, 33.33%। जीपी रेट कॉस्ट पे नहीं, सेलिंग प्राइस पे निकलती है। तो माय जीपी रेट इज 33.33%। ये मेरा नॉर्मल ट्रेंड है। मैं 100 रुपए में खरीद के लाता हूँ, 50 रुपए प्रॉफिट ऐड करता हूँ, 150 रुपए में बेचता हूँ, यानी सेल प्राइस पे 33.33% का जीपी मिलता है। ठीक है, अब मेरा गारमेंट का बिजनेस है। अब मेरे पास कोई कस्टमर एक शर्ट लेने आया, तो मैंने बोला वही 150 सर। उसने उसको देखा और देखा तो अंदर पता चला कि सर ये तो थ्रेड निकल रहा है, यानी ये तो सेकंड का माल है, ये तो डिफेक्टिव पीस है। मैंने कहा ओके यार, मुझे भी लगा अरे नहीं नहीं, कोई तक मनाने की कोशिश भी कर ली, लेकिन उसको नहीं समझा। बोले यार मामू मत बनाओ, डिफेक्टिव पीस है, डिफेक्टिव है, नहीं लेना है। मैंने कहा यार माल बिकेगा नहीं। मैंने कहा काम करो 120 रुपए दे दो, 100 रुपए का है कॉस्ट, मेरा 150 में बेचता हूं, आप 120 दे दो। और ये ऐसा डिफेक्ट है, कोई खास बात नहीं, पता भी नहीं चलेगा। वही बटन टूटा हुआ है या स्लीव में यहाँ पे कट है, नीचे फोल्ड करके पहनता हूं मैं तो वैसे भी, तो पता भी नहीं चलेगा। बेच दिया। मेरी टोटल सेल कितनी हुई? एक शर्ट 150 में बेची, एक 120 में, टोटल सेल कितनी हुई? 270। क्या इस टोटल सेल ऑफ 270 पे मेरा जीपी रेट 33.33% है? गलत। मैंने 10 शर्ट बेचे, सारे 150 रुपए में, एक बेचा है 120 में, तो क्या मेरी टोटल सेल पे जीपी 33.33% आएगा? नहीं, नहीं आएगा। मेरा जीपी डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब क्यों हो गया? एबनॉर्मल सेलिंग प्राइस की वजह से। मैंने कुछ पार्ट ऑफ गुड्स को नॉर्मल सेलिंग प्राइस से हटके अलग प्राइस पे बेच दिया, जो कि नॉर्मली कई जगह होता है, कई बार होता है, कई बार होता है। अभी मेरे यहां पे आप लोगों की फीस सपोज 50,000 रुपीज है। अब मेरे ही घर का कोई रिलेटिव पढ़ रहा होगा तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा ना। अब मेरा नॉर्मल जीपी यदि 50% है, तो वहां भी क्या मेरा जीपी 50% होगा? नहीं। अभी कोई ऐसा मिला जिसकी शक्ल लग, अब बात कर रहा है यार, क्लास लेने के लिए भी ऑडी में आता है, मैंने उसकी फीस कर दी 1 लाख। मैंने कहा तुम्हारे लिए 1 लाख? तो क्या ये 1 लाख में जो प्रोडक्ट मैं उसको बेच रहा हूं, जो नॉर्मली मैं 60,000 का बेचता हूं, क्या ये भी मेरे को नॉर्मल जीपी देगा? नहीं। तो ऐसा कोई भी पार्ट ऑफ द सेल जिसपे आप अपना नॉर्मल जीपी नहीं बना पा रहे हो, या तो जीपी कम आ रहा है या जीपी ज्यादा आ रहा है, वो पार्ट ऑफ सेल, वो पार्ट ऑफ स्टॉक इज नोन एज एबनॉर्मल। वो एबनॉर्मल क्यों? क्योंकि सर जितनी भी सेल होगी उस सेल में जो नॉर्मल सेल है उस पे तो जीपी मुझे मालूम है, जैसे 33.33%, पर जो भी एबनॉर्मल प्राइस पे मैं गुड्स को सेल करूंगा, कम या ज्यादा, उसका जीपी मुझे मालूम, उसकी रेट ऑफ जीपी मुझे मालूम, उसको मुझे अलग रखना पड़ेगा। तो हमें यहां पे नॉर्मल एबनॉर्मल में क्या करना है? नॉर्मल का मतलब सेल्स और कैन बी सोल्ड एट नॉर्मल जीपी रेट, एंड एबनॉर्मल का मतलब सोल्ड और कैन बी सोल्ड एट अदर देन नॉर्मल जीपी रेट, इधर ज्यादा या कम। हमेशा ये मत सोचिए कि एबनॉर्मल का मतलब कम होता है। नो, एबनॉर्मल का मतलब ज्यादा भी हो सकता है। मतलब यह है कि एबनॉर्मल का मतलब क्या है? दैट विल नॉट कैरी योर नॉर्मल जीपी रेट, दैट कैन नॉट बी सोल्ड एट नॉर्मल जीपी रेट। पार्ट ऑफ द स्टॉक दैट कैन नॉट बी सोल्ड एट नॉर्मल जीपी रेट इज नोन एज एबनॉर्मल। भाई तुमको क्या हो गया, नाराज हो गए क्या? 1 मिनट जी। तो बात समझ में आ गई? अब ये एबनॉर्मलिटी किस वजह से है? वो कोई भी कारण हो सकता है, डैमेज गुड्स, डिफेक्टिव माल, या मार्केट वैल्यू जिसकी कम हो चुकी है, ऑब्सोलेट हो चुका है, कोई भी कारण।
तो पार्ट ऑफ द स्टॉक दैट कैन नॉट बी सोल्ड एट नॉर्मल जीपी रेट इज नोन एज एबनॉर्मल, और उस स्टॉक को हम हर जगह से हटा के अलग कर लेंगे। हर जगह से मतलब वो ओपनिंग स्टॉक में है तो उसको भी अलग निकाल लेंगे, परचेज में है तो वहां से भी अलग निकाल लेंगे, सेल में है तो उसकी सेल को भी अलग निकाल लेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक में है तो उसको क्लोजिंग स्टॉक से भी अलग निकाल लेंगे, और उसे एबनॉर्मल के कॉलम में रखेंगे, और जो बचा हुआ है उसे हम नॉर्मल के कॉलम में। हमारा जो टोटल का कॉलम है दैट इज आवर मेन ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बनाते आए हैं। तो टोटल के कॉलम में हम पूरी ट्रेडिंग बनाएंगे, और उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जैसा करते आए हो, जैसे बनाते आए हो बना देंगे, बस उसको नॉर्मल और एबनॉर्मल में बाइफ्रिकेट करना है। तो इस ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे नोट कीजिएगा, यहां एबनॉर्मल का मतलब क्या है? एबनॉर्मल सेल, एबनॉर्मल सेल का मतलब गुड्स दैट आर सोल्ड एट जीपी या दैट आर सोल्ड एट other price than the normal selling price। ऐसा कोई भी स्टॉक जिसे हमने नॉर्मल सेलिंग प्राइस के अलावा किसी भी प्राइस पे सेल किया है वो हमारा एबनॉर्मल सेल है। और इस एबनॉर्मल सेल के केस में हम क्या करेंगे, हम उस एबनॉर्मल गुड्स को सारी जगह से अलग ले लेंगे। Such goods carrying abnormal selling price will be recorded in abnormal column। सेल में से भी अलग करना है, स्टॉक से भी अलग करना है, परचेज से भी अलग करना है। तो जिस भी प्रोडक्ट को, जिस भी पार्ट ऑफ द स्टॉक को आप नॉर्मल, अब मैं जैसे लास्ट ईयर मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहा था, ठीक है, मुझे पता चला कि सर 20,000 का माल ऐसा है, 20,000 का जिसकी कॉस्ट 20,000 है, दैट कैन नॉट बी सोल्ड एट नॉर्मल प्राइस, उसका वैल्यूएशन 15,000 ही है। 20,000 का स्टॉक ऐसा है जिसका वैल्यूएशन 15,000 है, तो आउट ऑफ द टोटल स्टॉक 20,000 की कॉस्ट का स्टॉक अलग हो गया, और उसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई कि सारा स्टॉक नॉर्मल हो गया। तो ऐसे हम उसको अलग निकाल लेंगे, और फिर हम अपना ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इस ट्रेडिंग अकाउंट में वट एवर जीपी इज हियर, नॉर्मल जीपी क्या होगा, नॉर्मल सेल का जीपी। अब यहां पे आपके पास दो तरह की सेल्स है, तो इसमें नॉर्मल जीपी कहां से आएगा, नॉर्मल सेल पे नॉर्मल जीपी रेट अप्लाई करके नॉर्मल जीपी निकालेंगे, और एबनॉर्मल पार्ट ऑफ सेल पे एबनॉर्मल जीपी आएगा कहां से, एक्चुअल, वो मालूम करना पड़ेगा कहां कहां कौन कौन सा गुड्स किस किस एबनॉर्मल प्राइस पे बेचा गया, उस पे लॉस भी हो सकता है या गेन भी हो सकता है, देन टोटल जीपी आएगा। और आपका क्लोजिंग स्टॉक भी फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल, बट क्लेम किसका मिलता है, टोटल का। स्टॉक तो है, प्राइस उसकी कम है लेकिन स्टॉक तो है, तो उसका आपको क्लेम मिलेगा। अब आप यहां पे ये नहीं बोल सकते जो हमने स्टार्ट में बोला था कि क्लेम किसका मिलता है, जितना जेब से गया। सर ये 20,000 का स्टॉक एबनॉर्मल है, डैमेज है, और इसकी वैल्यू कितनी है 15,000, क्लेम कितने का मिलेगा 15, क्लेम मिलेगा 15। दो रीजन होते हैं क्लोजिंग स्टॉक की मिस प्राइसिंग के और डिफरेंट प्राइसिंग के। क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो लोअर का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। यदि उसकी मार्केट प्राइस लोअर हो चुकी है ड्यू टू डिफेक्ट और डैमेज, तो आपको उतना ही क्लेम मिले, क्योंकि सिंपली इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ना तुम्हारा माल 10 लाख का खरीदा हुआ है
लेकिन आज की डेट में इसकी मार्केट वैल्यू कम हो चुकी है, ये बिकेगा ही नहीं, इसकी वैल्यू ही कम हो चुकी है। तो इसकी वैल्यू ही कम हो चुकी है तो हम उतना ही वैल्यू क्लेम देंगे। अब आप यूं बोलते हो कि इसकी वैल्यू ज्यादा हो चुकी है तो ज्यादा का क्लेम नहीं मिलेगा, तो कॉस्ट का मिलेगा। ठीक, वो वाला कॉइन जिसमें दोनों तरफ हेड होती है, इंश्योरेंस कंपनी की पॉकेट में है वो वाला कॉइन जिसमें दोनों तरफ हेड है। ज्यादा वैल्यूएशन तो हम कॉस्ट का देंगे, कम वैल्यूएशन तो हम वैल्यूएशन का देंगे। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, हम अपने को मैनेज करने के लिए स्टॉक का वैल्यूएशन कम या ज्यादा कर देते हैं। मैनिपुलेशंस, जैसे एडजस्टमेंट बोलते हैं, कि मेरा ओरिजिनल स्टॉक 10 लाख का है, मैंने बुक्स में 8 लाख ही दिखा रखा है, इट्स माय चॉइस। अब आग लगी, माल जला, क्लेम कितने का मिलेगा? 10 लाख का या 8 लाख का? 10 लाख का मिलेगा, बिकॉज ओरिजिनल वैल्यू 10 लाख ही है, वो तो आपने उसका वैल्यूएशन कम कर रखा है। क्या ये एबनॉर्मल है? नहीं। तो एबनॉर्मल की कैटेगरी पता चल गई ना, ये एबनॉर्मल नहीं है, ये तो वैल्यूएशन हमने एबनॉर्मल कर दिया। यदि आपने वैल्यूएशन एबनॉर्मल कर दिया है तो उसको आप वापस नॉर्मल वैल्यूएशन पे ले आओ, उसे वापस नॉर्मल वैल्यूएशन पे ले आओ। लेकिन यदि गुड्स डैमेज हो गई है तो वो एबनॉर्मल है, उसे फिर आप एक्चुअल वैल्यूएशन पे रखोगे। तो एबनॉर्मल और एबनॉर्मलिटी किसे बोल रहे हैं वो क्लियर होना बहुत जरूरी, क्योंकि सब तरह के मिक्स होकर चीजें आएंगी। इफ द वैल्यूएशन इज रॉन्ग, एक्टेड normal content, if this is damaged or due to any other reason actual valuation is different, then that is abnormal. Clear? तो ये है स्टेप नंबर 2। स्टॉक वैल्यूएशन हो गया हमारा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकल के आ गया। अब क्या चेक करेंगे स्टेप नंबर 3 में? स्टेप नंबर 3, नेट लॉस। Closing stock on the date of fire, और इसमें से हम लेस करेंगे सॉल्वेज, जो बच गया जलने से। ये है आपका नेट लॉस। ये वो स्टॉक का वैल्यू है जो एक्चुअली डिस्ट्रॉय हुआ है, जला है, खत्म हुआ है। एंड द लास्ट वन, एवरेज क्लॉज। सेल ऑफ कर दिया तो भी वैल्यू तो माइनस करनी पड़ेगी ना, वही माइनस होगा। सॉल्वेज का मतलब है द वैल्यू ऑफ द डैमेज स्टॉक रिमेन आफ्टर द फायर। आग जलने लगने के बाद जो स्टॉक बच गया उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू यहां से माइनस है, बिकॉज योर ट्रेडिंग अकाउंट विल गिव यू द टोटल अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दैट यू हैव इन योर गोडाउन और दैट यू हैड इन योर गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर। उस दिन 10 लाख का स्टॉक था मेरे गोडाउन में, वहां से तो वो पता चलेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर उसमें से जला कितना? सर वो नहीं बता सकते, उसमें से बचा कितना वो बता सकते हैं। तो जो बचा उसकी वैल्यू कितनी है? वैल्यू मतलब दैट कैन बी सोल्ड एट दिस प्राइस। हम क्या बोलते हैं, सर मैंने तो 10 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा था, मुझे मेरे पूरे स्टॉक का इंश्योरेंस चाहिए। बोले ये बचा है ना, ये आप ले जाओ, ये आप ले जाओ। वो ले जाके क्या करेंगे? मार्केट में बेचेंगे। बोले ठीक है, इसका मार्केट वैल्यू ले लेते हैं, वो माइनस कर देते हैं, बाकी को लॉस मान लेते हैं। ठीक है। एवरेज क्लॉस कब लगेगा? व्हेन इंश्योरेंस अमाउंट is less than the value of stock in godown on the date of fire. Valuation or value of insurance policy amount is less than the value of stock on the date of fire in godown, then proportionate
claim will be accepted. उसमें सिर्फ प्रोपोर्शनेट क्लेम ही एक्सेप्ट किया जाएगा. तो प्रोपोर्शनेट क्लेम कैसे आएगा? अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी लॉस ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक. ये आपका एवरेज क्लॉज हो गया. प्रोपोर्शनेट कर दिया. लूजिंग स्टॉक कितने का था उस दिन, पॉलिसी कितने की थी, उन दोनों का प्रोपोर्शन उठा के लॉस ऑफ स्टॉक पे अप्लाई कर दिया. दैट एवरेज क्लेम यू विल रिसीव. यहां तक बात सारी समझ में आ गई? क्लियर है? अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट. हम कंसाइनमेंट एजेंट कंसाइनमेंट का बिजनेस भी करते हैं और हम कंसाइंड एजेंट भी हैं सपोज. और कंसाइनमेंट पे जो भी गुड्स हम सेंड करते हैं और जो भी बिकने से रह जाती है दैट बिलोंग्स टू अस, दैट इज आवर स्टॉक. तो क्या वो इस क्लोजिंग स्टॉक में रिफ्लेक्ट करेगा? करेगा ना, क्योंकि वो स्टॉक विद कंसाइनी बोलते हैं हम उसको. तो क्या उसका भी क्लेम मिलेगा? वो कैसे क्लेम मिलेगा सर? वो तो आग आपके गोडाउन में लगी है. वो आग ऐसे देख के नहीं लगी कि इसका कहां कहां माल रखा है वहां पे भी जाके लग जाऊं. तो वो कंसाइनी के वहां पे रखा हुआ है, वो नहीं जला है. तो उसको क्या यहां पे इंक्लूड करना है? नो. तो क्रेडिट साइड पे डाल दो, हटा दो, कम कर देंगे. ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं. जैसे गुड्स हम खरीद लेते हैं, इनवॉइस आ जाती है और गुड्स अभी भी सप्लायर के पास ही है, रिसीव नहीं हुई. परचेजेस तो रिकॉर्ड हो गई, यहां पे परचेजेस में तो आ गया, क्लोजिंग स्टॉक में भी आ गया, लेकिन क्या वो जलेगा? नहीं. तो उसे भी लेस कर दें. कई बार उल्टा होता है. गुड्स करेक्ट बिल्कुल यार, फिर ठीक है यार, अब आप लोग पे चल रहे तो फिर मैं आप लोगों से अच्छा कर लूंगा यार, पार्टिसिपेट कर लो यार. कई बार ऐसा होता है गुड्स रिसीव हो जाती हैं, डिस्पैच हो गया माल सप्लायर से, मेरे गोडाउन में पहुंच गया, इनवॉइस नहीं आया, तो मैंने उसकी एंट्री नहीं की तो वो परचेज में इंक्लूड नहीं है. लेकिन में रखा है, स्टॉक में भी नहीं आया, क्या आग लगेगी तो वो जलेगा, तो उसका क्लेम मिलेगा, उसको इंक्लूड करना है. सेल्स ऑन अप्रूवल. अब मैंने सेल कर दिया, गुड्स लाइंग विद कस्टमर, सेल में रिकॉर्ड हो गया है वो? हाँ, सेल में रिकॉर्ड हो गया है. और गुड्स लाइंग विद कस्टमर, क्या वो आपका स्टॉक है? स्टॉक तो आप ही का है. गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, कंफर्मेशन इज नॉट रिसीव्ड, स्टॉक तो आप ही का है, लेकिन क्या वो जला नहीं? तो वो जला नहीं तो उसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल किया होगा तो अपने सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन स्टॉक में कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि उस पे भी जीपी ले लिया होगा आपने, तो उसका एडजस्टमेंट करना. तो ऐसे फैक्टर्स हैं. अल्टीमेटली जो कहने का मतलब ये है, बिल्कुल करेक्ट, मेरा जो कहने का मतलब ये है कि यहां हमें जो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए वो कौन सा स्टॉक चाहिए, यहां हमें जो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए वो कौन सा स्टॉक चाहिए. यहां हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए दैट स्टॉक दैट इज लाइंग इन माय डाउन ऑन द डेट ऑफ फायर बिलोंगिंग टू मी और नॉट. दैट स्टॉक बिलोंग्स टू मी और नॉट. कंसाइनमेंट का काम हम करते हैं, हम कंसाइनमेंट का काम करते हैं. किसी कंसाइनर ने हमें गुड्स किया कंसाइनमेंट पे सेल करने के लिए, दैट इज माय स्टॉक? नो. मैं क्या उसे ट्रेडिंग में लिखूंगा? नो. लेकिन आग लगी तो चलेगा वो भी. फिर वही वाली बात है कि आग ये देख के तो नहीं बोलेगी नहीं ये इसका माल नहीं है, इसको आग मत लगो, तो लगेगा तो वो भी ऐड करना है. हाँ, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस वहां इस चीज का नहीं हुआ है कि सिर्फ आपके स्टॉक का इंश्योरेंस होता है, स्टॉक इन गोडाउन का, इधर योर्स और एनी अदर्स. फाइन. तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हमें करने हैं. मतलब एक पॉइंट जो ध्यान में रखने का ये क्या है,
we will calculate amount of stock in godown, in our godown, on the date of fire, not the amount of stock belongs to us. क्योंकि that stock lying with consignee is also our stock, the stock lying with customer is also our stock, the stock lying with supplier dispatched, it's also our stock, but we are not calculating stock belongs to us, we are calculating stock lying in godown. So that clear in your mind. तो उससे क्या है, मैं आपको वो जो गोडाउन में अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल सही. तो इससे हमारा एक चीज क्लैरिटी आएगा कि हमें मुझे वो पॉइंट्स आपको नहीं लिखने पड़ेंगे कि ये प्लस करो, ये माइनस करो, याद नहीं करना है आप कुछ. क्या ये स्टॉक, ये पार्ट ऑफ स्टॉक मेरे क्लोजिंग में इंक्लूडेड है एंड इट बिलोंग्स टू मी, हाँ, लेकिन क्या ये उस दिन गोडाउन में था? नो, हटा दो, यस ऐड कर दो, ये आपको ध्यान रखना. सो ये स्टेप, 5 स्टेप्स आर देयर. आई थिंक ऑल दी स्टेप्स आर क्लियर. बात समझ में आ गई ना परफेक्टली? तो अब कैलकुलेशन पार्ट पे चलें. स्टेप हमने सारे लिख लिए, लेकिन अल्टीमेटली चीजें बहुत अच्छी तरह तभी समझ में आएंगी जब ये सारे स्टेप में जो हमने बातें की हैं इतनी सारी, इतनी देर तक, उनको प्रैक्टिकली देखेंगे. सो नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं. मैं फाइल यहां पे ओपन कर लेता हूं और हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इस चीज को डिस्कस करना शुरू करते हैं. बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस के साथ चलेंगे, एक एक एग्जांपल्स के साथ चलेंगे और हर पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज डिवाइडेड इन सम पार्ट्स, जहां हमें कैलकुलेट करना है जीपी. जीपी रेशियो कैलकुलेट करने की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस. ओके, the first question, calculate GP rate for the calendar year 2020. Opening stock 640, purchases 35 lakh 52,000, wages 4 lakh, sales 40,000 and closing stock 880. बिल्कुल बच्चों वाली चीज दी है मैंने, बहुत छोटी सी चीज दी है. ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए और जीपी निकाल दीजिए. पार्ट ए, क्वेश्चन 1 पार्ट ए. टू ओपनिंग स्टॉक, 2 purchases, 2 wages, 2 direct expenses if any, 2 GP, by sales and by closing stock. मैंने ये पूरा फॉर्मेट लिया है, हर क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में डालूंगा अमाउंट चेंज करके. तो इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक आ गया हमारा 640, परचेजेस 3552, then wages 4, sales 4640, and closing stock is 1,80,000. Balancing figure will be your GP. Where is my 9,28,000, and the rate of GP is 9,28,000 divided by 46,40,000, that is 20%. वेरी गुड. चलिए, तो
होता है ना, पहले हाथ पकड़ के चलाने वाली बात है, तो यहाँ पे उंगली, पहली उंगली पकड़ के चलाया हूँ कि हाँ ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ये पता है सबको। ये मत बोलना यार क्या मजाक वाला क्वेश्चन करवा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2, अभी धीरे धीरे लगेगा मजाक भारी पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक 6,40,000, परचेजेस 37,52,000, वेजेस 4 लाख, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक। नाउ द न्यू पॉइंट, मैं ये क्वेश्चन का ब्रेकअप है, बेसिक इंफॉर्मेशन फर्स्ट क्वेश्चन एक एडिशन होता हुआ चल रहा है। क्या बोल रहा है? इन जून 2020 goods costing 2 lakh were consigned but were lost in an accident against which insurance company paid claim of 40%। बात समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। ड्यूरिंग द ईयर हमने 2 लाख रुपए की कंसाइनी को भेज दी थी, और वो रास्ते में जब उसके पास जा रही थी तो डैमेज हो गई, एक्सीडेंट हो गया, और इंश्योरेंस कंपनी ने उसका हमें 40% क्लेम भी दे दिया। नाउ फैक्ट सारे वही हैं जो पिछले क्वेश्चन के थे, मैं यहां से सिर्फ चीजें हटा रहा हूं। सेल्स, ये परचेज का अमाउंट डिफरेंट दिया हुआ है। परचेज है 37,52,000, परचेज है 37,52,000, बाहर ही लिख देते हैं। Now, what about such goods that send on consignment? Lost? यहां पे उसका कोई ट्रीटमेंट होगा? सर, जो 2 लाख का गुड्स हमने कंसाइनी को सेंड किया था, कंसाइनमेंट पे जाओ, बचपन की याद ताजा करो, कंसाइनमेंट पे जाओ। कंसाइनमेंट में गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की जनरल एंट्री याद है किसी को? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और दूसरी एंट्री ट्रांसफर एंट्री टू ट्रेडिंग। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में उसकी एंट्री करते थे, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2 लाख। क्यों करते थे? हम उसको सेल्स मानते थे, लेकिन हम उसे रिकॉर्ड किस प्राइस पे करते थे? यहां पे कॉस्ट पे करनी है। हम क्या मानते थे कि सर ये जो स्टॉक मेरे पास बचा है इसमें ये 2 लाख रुपए का स्टॉक नहीं है, या ये जो परचेजेस मैंने की थी इस परचेजेस में से 2 लाख रुपए की परचेज का अमाउंट हमने क्या किया, गुड्स का कंसाइनी को भेज दिया, तो मेरे ट्रेडिंग से तो कम होना चाहिए ना। अब वो उसी के पास पड़ा है, वो बिक गया, वो डैमेज हो गया, उसका क्या हुआ मुझे कोई मतलब। सच गुड्स आर इन आर गोडाउन, नो, शुड बी डिडक्टेड, उसे गायब करना है यहां से। अब परचेज में से माइनस करके गायब करो, या फिर क्लोजिंग स्टॉक निकाल के उससे, या क्रेडिट साइड पे लिख के माइनस करो, चॉइस इज योर्स। क्योंकि ये कोई अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, मेमोरेंडम है। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमने जो गुड्स कंसाइनी को सेंड कर दी है वो मेरे ट्रेडिंग से हट जानी चाहिए, तो मैंने मेरे ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाल दिया। अब इस चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो गुड्स बिकी है वहां जाके, लॉस्ट हो गई है वहां जाके, या पड़ी है उसी के पास अभी तक, मेरे गोडाउन में तो नहीं है ना, मुझे माइनस करनी है। हाँ, उसका लॉस हुआ और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, उसकी अकाउंटिंग करेंगे हम, वो अकाउंटिंग की जगह होगा, लेकिन ये अकाउंटिंग नहीं है। यहां पे तो मैं सिर्फ ये मालूम करने बैठा हूं व्हाट अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज देयर। इज इट क्लियर? जीपी यही आएगा, रेट भी यही आएगी। फाइन, ओके, गुड, बढ़िया। चलिए पार्ट सी पे आते हैं। ओपनिंग स्टॉक 576, परचेजेस 3752, वेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। नाउ द पॉइंट इज, नया पॉइंट, ये वो सारे पॉइंट है जो मैं लास्ट में आपको डिस्कस करते हुए छोटे छोटे एडिशंस दिए थे। वैल्यूएशन पार्ट, स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड till the end of calendar year 19 had been valued at cost less। ये हमारी हैबिट थी सर, क्या हम क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट से भी 10% कम करके खाते थे, ये हमारी हैबिट थी। कब तक? 2019 तक। However, from 2020 there was a change in the valuation of stock and adding 10% to the cost।
लेकिन अब हम थोड़े बहक गए। पहले हम कम करके गलती करते थे, अब हम 2020 से बढ़ा देते हैं, डबल गलती करते हैं। इसका मतलब वी आर इन 2020, वी आर इन 2020। तो ओपनिंग में जो आया है वो 10% कम वाला आया है, क्लोजिंग में जो बचा है 10% ज्यादा वाला बचा है। हमें ना कम वाला चाहिए ना ज्यादा वाला, हमें चाहिए कॉस्ट वाला, क्योंकि ये डैमेज नहीं है, ये वैल्यूएशन का इंपैक्ट है। तो इसका वैल्यूएशन नॉर्मल करो, दोनों को किस पे लेके आओ, क्योंकि क्लेम तो कॉस्ट का ही मिलेगा। आपके कम करने से आप कम क्लेम लोगे नहीं, और आपके बढ़ाने से इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा क्लेम देगी नहीं। तो उसको कॉस्ट पे ले आओ ना भैया, क्यों मजाक लगा रखी है। तो चलो मजाक खत्म करते हैं, वही बाकी सब कुछ चेंज है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 576 968। कैसे, ये कितना है 5 लाख, लेकिन ये जो 5,76,000 को ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है ना, ये 10% कम है इसको। यस, इट इज एट 90%। ये तो अब हम इतना सारा कुछ पढ़े हुए हैं, ये चीज समझ, लैंग्वेज हमें समझ में आती है। इट इज एट 90%, तो इसको डिवाइडेड बाय 90% करेंगे तो एक नॉर्मल कॉस्ट पे आ जाएगा 6,40,000। एंड द क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना दिया हुआ है 9,68,000, और इट इज एट 110%। 10% ज्यादा पे है ये, तो इसको भी नॉर्मल करने के लिए 110% से डिवाइड कर दो, 8,80,000। ये हो गया पार्ट सी। आंसर वही ला रहा हूं मैं सब में, जीपी चेंज नहीं कर रहा है मैंने, फैक्ट थोड़े बहुत चेंज करके एक्चुअल फिगर वहीं पहुंचेंगे हम। एक ही क्वेश्चन को मॉडिफाई करके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो क्या ख्याल है गाइस, बढ़िया है ना, लग रहा है ना चैप्टर क्या मजा है, अभी तक तो मजाक ही हो रही है। चलो मजाक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं पार्ट डी के साथ। ओपनिंग स्टॉक 73,500, परचेजेस 3,98,000, sales 4,87,000, closing stock given है। In valuing the stock at 31st December 2020, rupees 2,300 had been written off certain stock which was of poor selling line and having a cost of 6,900। ये कौन सा पार्ट आ गया, अब ये एबनॉर्मल वाला पार्ट आ गया। 6,900 टोटल क्लोजिंग स्टॉक में से 6,900 का स्टॉक ऐसा था जिसे पुअर सेलिंग लाइन की वजह से हमने उसमें से 2,300 रुपीज माइनस कर दिए थे, और उसको अपने स्टॉक में 4,600 रुपीज पे दिखाया हुआ है। फाइन ना, यही हुआ है, परफेक्ट। तो अब एबनॉर्मल वाली पार्ट आ गई, और एबनॉर्मल पार्ट आ गया तो क्लोजिंग हमारे ट्रेडिंग अकाउंट को भी हम नॉर्मल एबनॉर्मल में डिवाइड कर देते हैं। समझेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छी तरह। डी, वैसे ऐसा सच इतनी जरूरत नहीं है इसको ऐसा करने की, फिर भी मैं आपको करके बता ही देता हूं कि एबनॉर्मल नॉर्मल में 3 कॉलम में बनाइएगा फटाफट ट्रेडिंग अकाउंट अपना। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक,
टू जीपी। ओपनिंग स्टॉक 73,500, परचेजेस 398। टोटल में आप नॉर्मली जो क्लोज अपना ट्रेडिंग बनाएंगे उसमें जो भी वैल्यूज गिवन है वो सारी कौन सी है? टोटल। एबनॉर्मल नॉर्मल हम कर रहे हैं, ये तो टोटल ही आएगा। सेल्स 487, क्लोजिंग 79,600। 487, 79,600। ठीक है। अब क्या बोल रहा है सर? ये जो क्लोजिंग स्टॉक 79,600 लिखा है ना, इसमें गड़बड़ है, बाकी कहीं और गड़बड़ है क्या? स्टॉक में गड़बड़ है, बाकी कहीं और गड़बड़ है? नो। और बाकी गड़बड़ नहीं है तो बाकी तो ठीक कर दो। क्या ठीक कर दें? सेल्स में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं हुई है, सेल्स को ठीक कर देते हैं। अब मुझे ही बताओ, इस 79,600 के अंदर कितना अमाउंट जुड़ा हुआ है? जो स्टॉक आपने वैल्यू किया, जो डैमेज स्टॉक आपने वैल्यू किया, उसकी अमाउंट कितनी है? उसकी कॉस्ट 6,900 है, लेकिन आपने क्लोजिंग स्टॉक में उसे कितने अमाउंट पे लिखा है? 4,600 पे लिखा है। 2,300 रुपीज कम करके आपने उसको 4,600। बस ये समझना है हमने क्या लिखा है और कॉस्ट होनी कितनी चाहिए। तो हमने लिखा है उसे 4,600 पे। वी इंक्लूड दैट पार्ट ऑफ डैमेज्ड स्टॉक इन आवर क्लोजिंग स्टॉक एट द वैल्यू ऑफ 4,600। तो वो 4,600 कुछ नहीं करना है, इसमें कितना मतलब एबनॉर्मल का या उस डैमेज स्टॉक का कितना अमाउंट जुड़ा हुआ है उसे अलग निकाल दो। 4,600 जुड़ा हुआ, उसे अलग निकाल के एबनॉर्मल में डाल दो, ताकि ये नॉर्मल स्टॉक आ जाए आपके पास। नॉर्मल की कॉलम में मुझे नॉर्मल स्टॉक चाहिए। टोटल स्टॉक 79,600, इसमें 4,600 का यूं कहो बेकार आदमी झुंड में घुस गया, उसको अलग बिठा दिया। उसकी वैल्यू क्या है वो बाद में सोचेंगे। चलो ठीक है, एक तो ये कर दिया। और दूसरा सवाल ये स्टॉक क्या इसी साल खरीदा है? कहीं से तो आया होगा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक में आपका डैमेज माल पड़ा है, ये कहीं से तो आया होगा। या तो ये पिछले साल से ओपनिंग स्टॉक से आया होगा, या इस साल की परचेज में से आया होगा। कहीं से भी आए मुझे क्या फर्क पड़ता है, बट आया है ना, तो जहां आया वहां से भी अलग रखो इसको। तो ये परचेज में से आया ये मान लूं, तो परचेज में से कितना? नहीं, खरीदते वक्त तो पूरा 6,900 पे किया होगा ना। यदि मैंने ये डैमेज माल इस साल खरीदा है, कितने में खरीदा होगा इस साल? खरीदा कितने में होगा? कॉस्ट पे खरीदा होगा 6,900 में। तो आपकी परचेज प्राइस में इस डैमेज माल की कितनी वैल्यू घुसी हुई है? आपको क्या करना है, वापस समझें। नॉर्मल स्टॉक है, उस एबनॉर्मल स्टॉक से रिलेटेड जो भी वैल्यू किसी और कंपोनेंट में जाके घुस गई है, उसको वहां से बाहर निकाल लेना है। एबनॉर्मल स्टॉक का 46 का वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक में घुस गया था, बाहर निकाल दिया। एबनॉर्मल स्टॉक खरीदा इसी साल था 69 में, तो उसकी परचेज प्राइस 6,900 परचेज में घुसी हुई है, उसको बाहर निकाल दिया। चॉइस है, परचेज में से निकालो या ओपनिंग से, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि पहली बार हुआ है ना ऐसा, तो इसी साल खरीदा हुआ है ना। नॉर्मल परचेज कितनी हो गई हमारी? 391, 100। कहीं से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक है। निकालो जीपी। टोटल जीपी कितना आ रहा है आपका? टोटल कर लेते हैं भैया, 4,87,000 और 79,600। इधर तो हो गया 5,666,000। टोटल जीपी आ रहा है 95, पक्का 95,100। और एबनॉर्मल में लॉस है, इधर लिख दूं लॉस, इधर लिख दूं लॉस माइनस में।
स्टेटमेंट ही तो है, तो वो एक ही जगह पड़ा रहेगा, कंफ्यूज नहीं करेगा। और नॉर्मल जीपी 97,400। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ में आ गई सभी को? भाई टोटल जीपी 95,100 क्यों आया? क्योंकि उसमें एबनॉर्मल स्टॉक में 2300 रुपए का लॉस है। तो यहीं पे रख देते हैं। अब मुझे क्या चाहिए? जीपी रेट कौन सी? नॉर्मल जीपी रेट चाहिए। तो जस्ट पिक नॉर्मल जीपी एंड नॉर्मल सेलिंग प्राइस। कितना? 20%। आराम से देखो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही है जो भी है, यही वो परेशानी है नॉर्मल एबनॉर्मल की जो समझनी है, ये एक्सटेंड होगी अभी आगे चल के। तो यहां वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं। इट इज फर्स्ट टाइम विद अस दैट सम पार्ट ऑफ द स्टॉक इज डैमेज्ड। पहली बार हुआ ऐसा, इस क्वेश्चन में भी पहली बार हुआ है। अभी क्लोजिंग स्टॉक में हमें पता चला कि 6900 रुपीज में हमने एक स्टॉक खरीदा था, उसमें से 2300 राइट ऑफ किया। दैट मीन्स उस 6900 रुपीज के कॉस्ट जिसकी थी उसमें से राइट ऑफ कर दिया, उसकी हमने वैल्यू कितनी मानी? 4600 हमने उसकी वैल्यू मानी। ये जो 4600 की वैल्यू है ये क्लोजिंग स्टॉक में घुस के बैठ गई, और ये जो उसकी कॉस्ट है या तो परचेज में होगी या ओपनिंग स्टॉक के अंदर होगी, क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है कि ये खरीदा कब था, लास्ट ईयर से खरीद के लाए थे या अभी खरीदा था। तो मैंने इसे परचेज में, हम हमेशा जब नहीं दिया है तो हम अपनी कन्वीनियंसी से उसे परचेज में लेके चलेंगे कि इसी साल खरीदा है। खरीदा था 6900 में, तो परचेज में इंक्लूडेड है 6900, और वैल्यू की है 4600 पे, तो स्टॉक में इंक्लूड है 4600। दोनों जगह से उस एबनॉर्मल की वैल्यू को अलग किया, कॉस्ट में से कॉस्ट, वैल्यू में से वैल्यू, और उसे अलग रख दिया। क्लियर? चलिए, नाउ व्हाट हो गया तो क्वेश्चन, और इसका ई पार्ट भी देख लेंगे। ओपनिंग स्टॉक 73,500, परचेजेस sales, closing stock rupees 2300 had been written off certain stock out of current year purchase which was poor selling line, it having a cost of 6900. A portion of these goods were sold in same year at a loss of 250 at original cost of 3450. स्टोरी वही बोल रहा है कि परचेज में से 6900 की ऐसी परचेज है जो एबनॉर्मल है। ठीक है सर, परचेज में से एबनॉर्मल है, ये परचेज में से एबनॉर्मल हमने अलग कर दिया, लेकिन साथ में इसने एक लाइन और जोड़ दी कि इस एबनॉर्मल में से कुछ पार्ट हमने सेल कर दिया। ठीक है, तो वैल्यूज चेंज करें इस क्वेश्चन में। ये तो कॉपी कर लिया ना सभी ने? इट इज तो क्लियर टू एवरीवन? नोटेड? सभी लोग कंफर्म कर दें भाई। डन? इसकी वैल्यूज हटा रहा हूं मैं अभी। चलिए, ये दिया हुआ है। ओके, तो अब परचेजेस 398, सेल्स 490, 200, सेल्स इज 490, 200। ठीक है, और क्या चीज दी हुई है? क्लोजिंग स्टॉक 77,300, सब टोटल में फिल कर दिया। इसमें से 6900 की परचेज अलग कर दी, और अब इसमें इसका क्या किया हमने? इसका क्या किया? तो इसका क्या किया है, इसमें से 3450 की ओरिजिनल कॉस्ट का स्टॉक कितने में सेल कर दिया हमने? 250 के लॉस पे। इसका मतलब कितने में सेल किया? 250 के लॉस पे सेल किया है, मतलब कितने में सेल किया?
200, 3450 के कॉस्ट का एबनॉर्मल स्टॉक 250 की प्राइस पे सेल कर दिया, 250 के लॉस पे सेल कर दिया, मतलब कितने में सेल किया? और ये 3200 कहां घुसा बैठा है? सेल्स में घुसा बैठा है, अलग निकाल दो। ये 3200 एबनॉर्मल सेल यहां घुसा हुआ है, इसे अलग निकाल दो, इसे अलग निकाल लो, ये सेल में घुसा हुआ है। कर दिया अलग। चलो वापस आते हैं, समझते हैं यहां पे। हमारा एबनॉर्मल स्टॉक 6900 की कॉस्ट का था, है ना? इसके दो पार्ट हो गए, इसके दो पार्ट हो गए। इसमें से 3450 सोल्ड हो गया, तो 3450 का अभी भी बचा हुआ है, क्लोजिंग में बचा हुआ होगा। वैल्यूएशन देखते हैं इसका। तो एक तरह से सेल कितना हुआ और क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचा हुआ है? इस पूरे की वैल्यू कितनी रुपए लगा रखी थी हमने? तो ये जो 50% बचा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये बात समझ में आई क्या? मेरे पास टोटल एबनॉर्मल स्टॉक था 6900 का, जिसका हाफ सेल हो गया, तो हाफ सेल में जाके बैठा था, वहां से अलग कर दिया। इसका हाफ अभी किस में रखा है? स्टॉक में। और जो हाफ स्टॉक में रखा है वो किस प्राइस पे रखा है? 2300 में। कैसे? क्योंकि सर इस पूरे 69 की जो वैल्यूएशन थी वो 4600 लगाई थी हमने, तो इसमें जो 50% बचा हुआ है उसकी वैल्यूएशन हमने 2300 लगाई होगी। ये 2300 कहां घुस के बैठा है? ये क्लोजिंग स्टॉक में घुस के बैठा है। ये 2300 क्लोजिंग स्टॉक से भी इसको बाहर निकाल लो। आराम से समझ लो इसको और मुझे बताओ बात समझ में आई ना? I have total abnormal stock, I have total abnormal stock of 6900, परचेज में से अलग कर दिया। इसका 50% सोल्ड एट 3200, सेल में से अलग कर दिया। इसका 50% इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन नॉट एट कॉस्ट, वो कॉस्ट में नहीं है, वो कौन सी प्राइस पे है? वैल्यूड प्राइस पे, जिसे हमने 4600 पे ऑलरेडी वैल्यू किया है। कैलकुलेशन सारा उसी पे चलेगा। अब देख लीजिए आपका जीपी, कुछ नहीं अपने आप आ जाएगा। जीपी निकाल दो आप, तो नॉर्मल जीपी, एबनॉर्मल जीपी, टोटल जीपी। $1400 का एबनॉर्मल लॉस, 96,000 का टोटल जीपी, 97,400 का नॉर्मल जीपी, और नॉर्मल जीपी का नॉर्मल सेलिंग प्राइस से आप निकालेंगे नॉर्मल जीपी रेट, बाकी सब अलग जा चुका है। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये इसलिए छोटे छोटे पोर्शन लिए हैं क्योंकि जब ये कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें एक साथ जाती है तो कंफ्यूज कर देती है। लेकिन अभी चीज समझ में आ रही है कि क्या करना है। एबनॉर्मल माइंड में लाना है और बिल्कुल अलग लेके जाना है, और फिर उसका देखना है कि उसमें से कौन सी वैल्यू, उसकी कौन सी वैल्यू किस किस कंपोनेंट में घुस गई है, उनको अलग निकाल लेनी है। 6900 का एबनॉर्मल स्टॉक कॉस्ट प्राइस का खरीदा था, परचेज में घुस गया, अलग निकाल दिया। उसका आधा पार्ट 3200 में बेच दिया, वो 3200 सेल में घुस गया, अलग निकाल। उसका आधा पार्ट 2300 में वैल्यू कर दिया, वो क्लोजिंग स्टॉक में घुस गया है, अलग निकाल दिया। अपने आप अब नॉर्मलाइज चीजें सामने आ जाए। इज इट क्लियर? पक्का समझ में आया? ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमने ये सारे कंपोनेंट
यहाँ पे डिस्कस किए। ये चीजें सभी को समझ में आ गई होंगी। ये कॉस्ट है और ये इसकी वैल्यूएशन है 50%। डन। बताइए क्या ख्याल है इस चैप्टर के फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंश्योरेंस क्लेम, जिसमें पहले हम बात कर रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक की, और अभी हमने बात की है डिफरेंट कंपोनेंट से कैसे हम जीपी रेट निकाल। और इट्स नॉट अबाउट जीपी रेट ओनली, इट्स अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग बन रहा है उसमें कैसे कैसे कंपोनेंट्स आएंगे और हम उन्हें कैसे एडजस्ट करेंगे। यदि वैल्यूएशन नॉर्मल की जगह नॉर्मली किया है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो उसे कॉस्ट पे लाना है। और यदि कोई डैमेज स्टॉक कहीं घुसा हुआ है तो उसकी जितनी वैल्यू जिसमें जाके बैठ गई है उसे बाहर निकालनी है। डन। चलिए तो कल कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को आगे विद फर्दर एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस, जिसमें हम देखेंगे कि अब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन कैसे निकालना है, उसके कुछ एग्जांपल एंड देन कंसोलिडेटेड क्वेश्चंस पे चलेंगे। सो होपफुली एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल यू गाइस। मिलते हैं फिर। Done. Bye. See you. Thank you.